हेलो स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था ठीक है ना। डिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और डायफ्रैक्शन में हम लोगों ने ये सभी चीज़ें पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे b इक्वल्स टू 2d बाई लेमडा, ये हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है ना, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग देखेंगे कि इसके आगे की फ्रेक्शनल डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है ना, आज हम लोग देखेंगे कि फ्रेक्शनल डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे फ्रेक्शनल डिस्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो देखिए फ्रेक्शनल डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। फ्रेक्शनल डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। फ्रेक्शनल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। स्लिट से वह डिस्टेंस फ्रेक्शनल डिस्टेंस है एट विच द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन becomes equal to the size of the slit। ठीक है ना, becomes equal to the size of the slit। तो हमें यहां पर ध्यान देना होगा कि फ्रेक्शनल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट एट विच द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन becomes equal to the size of the slit। ठीक है ना। यहां पर नेक्स्ट यानी कि फ्रेक्शनल डिस्टेंस वह डिस्टेंस है जो कि एट विच द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, जहां से लाइट स्प्रेड होना शुरू होती है, बिकम्स इक्वल टू साइज ऑफ द स्लिट, स्लिट के साइज के इक्वल हो जाए। ठीक है ना, इसे हम फ्रेक्शनल डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेक्शनल डिस्टेंस का क्या है। इसका जो फॉर्मूला होता है y1 इज इक्वल्स टू डी इंटू लेमडा बाई डी होता है। ठीक है ना, इसमें यहां पर देखेंगे कि जो फ्रेक्शनल डिस्टेंस है y1 वो d के बराबर हो सकता है एंड d जो है वो df के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर अगर अगर इस फॉर्मूले में d क्या था, d था डिस्टेंस बिटवीन slits, distance between slit and distance between slit and स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, लेमडा क्या है, लेमडा है आपका वेवलेंथ, जो लाइट को हम भेज रहे हैं उस लाइट का तरंगदैर्घ्य लेमडा है। y1 को हम फ्रेक्शनल डिस्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो y1 d के बराबर हो सकता है और d df के बराबर हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा। तो यहां पर अगर हम d को df के बराबर लिख दें और y1 को d के बराबर लिख दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो y1 है इसके जगह पर आ जाएगा d। ठीक है, और ये जो d है इसके जगह पर आ जाएगा df। ठीक है ना, तो यहां से जो df है यानी कि जो फ्रेक्शनल डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जो df है ये फ्रेक्शनल डिस्टेंस, इसको हम फ्रेक्शनल डिस्टेंस बोल सकते हैं df को। ठीक है ना, तो जो df होगी यहां से d स्क्वायर और बाई लेमडा हो जाएगी। df क्या हो जाएगी, जो df होगी ये स्मॉल d स्क्वायर और बाई लेमडा हो जाएगी। स्मॉल d के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। स्मॉल d के बारे में पहले मैंने बात की थी। स्मॉल d क्या होता है, स्मॉल d इज द डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ स्लिट या डिस्टेंस बिटवीन होल्स ऑफ स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन होल्स ऑफ स्लिट्स। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन होल्स ऑफ स्लिट मतलब कि देखिए स्लिट हमारे पास ऐसा था, ये है ना, इस डिस्टेंस को हम स्मॉल डी बोल रहे हैं और यहां से लेकर ये पूरी दूरी को हम डी बोल रहे हैं। लेमडा जो वेवलेंथ आया है उसका
वेवलेंथ है ना। तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। सेंट्रल मैक्सिमम इज स्प्रेड आइदर साइड ऑफ ओ, द विड्थ इज, तो ये विड्थ का फॉर्मूला था 2d लैम्डा बाई डी। तो इसमें से जो d लैम्डा बाई डी है, जो d लैम्डा बाई डी है, इस d लैम्डा बाई डी को ही हम क्या बोल रहे हैं, y1 बोल रहे हैं। ये तो लास्ट क्लास में हम देख चुके थे। तो यहाँ पर जो y1 है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, d लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। y1 को ही हम क्या बोल रहे हैं, d लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। ओके, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि और भी क्या होगा आगे के टॉपिक्स में, ठीक है ना, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, इफ द डिस्टेंस d बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज लेस देन द फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। अगर स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, स्क्रीन एंड स्लिट के बीच का डिस्टेंस अगर फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस से कम हो जाए, छोटा हो जाए, देन द डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स मे बी रिगार्डेड एज एब्सेंट। तो हमें यहां पर फ्रेस्नेल डिस्टेंस बहुत काम का चीज हो गया। क्या बोला इसने कि अगर जो d है, अगर d जो है ये लेस देन df हो जाए, ठीक है ना, लेस देन अगर df हो जाए तो जो डिफ्रैक्शन है ये क्या हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है। एब्सेंट मतलब डिफ्रैक्शन प्राप्त ही नहीं होगा। तो डिफ्रैक्शन मे बी एब्सेंट, रिगार्डेड एज एब्सेंट, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन में भी रिगार्डेड एज एब्सेंट। और क्या है, सो रे ऑप्टिक्स में बी रिगार्डेड एज लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। आई बात सुनो, मतलब कि जो रे ऑप्टिक्स है वो वेव ऑप्टिक्स का लिमिटिंग केस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर बात हमें पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि रे ऑप्टिक्स जो है, जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स जो है ये लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स इज लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स इज लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है ये देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। हमने पहले इंटरफेरेंस पढ़ा, फिर हमने डायफ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन है उसमें से उन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। वैसे तो हम बहुत सारा चीज जान चुके हैं अभी तक, लेकिन हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस के बीच और डायफ्रैक्शन के बीच, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है, दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए यहां पर कैसे होगा बेटा, यहां पर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच सबसे पहला डिफरेंस देखेंगे हम। इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। मतलब इंटरफेरेंस एक ऐसी घटना है जो कि दो अलग अलग सोर्स से आकर किसी एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज होती है, यानी कि यहां पर मिलती है, ठीक है ना। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायफ्रैक्शन की। तो डायफ्रैक्शन क्या है, इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेवफ्रंट।
So diffraction is due to the superposition of secondary wavelets from the different parts of the same wavefront. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ठीक है ना, दोनों क्या है, डायफ्रैक्शन भी सुपरपोजिशन है और इंटरफेरेंस भी सुपर, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो डायफ्रैक्शन है वो वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स का है ना, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट से आ रही है, उसका सुपरपोजिशन है। और इंटरफेरेंस क्या है, इट्स अ सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव ट्रेन्स, दो अलग अलग वेव ट्रेन्स है ना, तो उसका जो सुपरपोजिशन फेनोमेनन है, कुल मिलाकर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस दो अलग अलग वेव ट्रेन्स का सुपरपोजिशन है जो कि कोहेरेंट सोर्स से आती है। और डायफ्रैक्शन जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपरपोजिशन है जो कि कहां से आती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट से आती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट से आती है। ओके ओके, सेकेंड जो डिफरेंस है वो क्या है, फ्रिंज विड्थ इज जनरली कांस्टेंट, फ्रिंज विड्थ इज जनरली कांस्टेंट। जो सेकेंड पॉइंट है वो है फ्रिंज विड्थ इज जनरली कांस्टेंट। और इसमें क्या है, जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या होती है, वेरिंग विड्थ होती है। तो सेकेंड जो पॉइंट है उसमें फ्रिंज विड्थ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जो डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंज विड्थ होता है वो फ्रिंज विड्थ क्या करता है, वेरी करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अब यहां पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस है, ऑल द मैक्सिमा हैव सेम इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में जितने भी मैक्सिमा है उन सभी की इंटेंसिटी कैसी है, सेम है। ओके, लेकिन जो डिफ्रैक्शन है उसमें वेरिंग इंटेंसिटी का रोल प्ले होता है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, वेरिंग इंटेंसिटी का रोल प्ले होता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में क्या होती है, जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। और जो डिफ्रैक्शन होता है इसमें जो मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, वेरिंग इंटेंसिटीज होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ गुड कंट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। जब कोई दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करता है तो इंटरफेरेंस का केस में जो दो वेव्स होती है उसके बीच क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है। लेकिन डिफ्रैक्शन में पुअर कंट्रास्ट होता है बिटवीन द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। तो इसलिए याद करिए, मैंने बताया था कि हम जब डायफ्रैक्शन पढ़ते हैं और जब हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं तो दोनों का फॉर्मूला ये सब हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है ना, हमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे आना है, ठीक है, हमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन पे आना है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन पे हमें आना है, क्योंकि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों हो चुका है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना, किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा न्यूमेरिकल्स लेंगे जो थ्योरी बेस्ड है और कुछ ऐसा भी न्यूमेरिकल लेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 15 मिनट्स हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन पे और हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, सबसे पहला क्वेश्चंस हमारे पास है कि अ स्लिट ऑफ विड्थ ए, एक स्लिट है जिसका विड्थ ए दिया हुआ है। तो आपको जैसे ही ये क्वेश्चन मिले तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इज इल्यूमिनेटेड बाय वाइट लाइट, है ना,
फॉर रेड लाइट लेमडा इज 6500 एंगस्ट्रॉम। बोला द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्टेन्ड एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या क्या गिवन है। डी जो है स्लिट का विड्थ होता था, याद करिए डी क्या होता था, स्लिट का विड्थ। हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला पढ़े थे उसमें से स्मॉल डी जो होता था वो स्लिट का विड्थ होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो स्लिट का विड्थ है वो क्या दिया हुआ, ए गिवन है, तो हम डी को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है, दूसरा है थीटा, तो डी और थीटा के बीच में क्या रिलेशन था, याद करिए डी साइन थीटा बराबर लेमडा था। याद करिए डी साइन थीटा बराबर लेमडा था, है ना, डी साइन थीटा बराबर लेमडा था। हमें क्या पूछा गया, डी पूछा गया, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। लेमडा कितना है 6500 एंगस्ट्रॉम। लेमडा गिवन है, लेमडा में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर देंगे साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो जो डी की वैल्यू है वो निकल जाएगी 6500 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 ये 2 जंप करके ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 6500 इंटू 2, इतना क्या हो गया, एंगस्ट्रम हो गया। अगर इसको हमें मीटर में लिखना है, अगर हमें इसको मीटर में लिखना है तो मीटर के लिए जो फार्मूला हो जाएगा, मीटर के लिए जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा 10⁻⁻10, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो 4 आंसर है, 3250 एंगस्ट्रम, 6.5 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर, 2.6 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, और एक है आपका 1.24 माइक्रोन। तो पहले हम देख लेंगे कि इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। ये देखें 1 0 2 0, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, तो 12 and 1 13, 12 and 1 13, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डी का वैल्यू आया है वो कितना आया है, 13000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। 13 इंटू 10⁻⁻7 मीटर कहीं पे भी आंसर नहीं है, 13 इंटू 10⁻⁻10 मीटर कहीं पर भी आंसर नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर इसका आंसर सी होना चाहिए था, लेकिन सी आंसर इसका नहीं है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है ना, तो -6 को हम बोलते हैं माइक्रोन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.3 माइक्रोन, 1.3 माइक्रोन। ठीक है, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर, ये होता है आपका, इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट कन्वर्जन, कि अगर 1 माइक्रोमीटर है तो हम इसको 10⁻⁻6 मीटर के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने लिखा है ऐसा, 13 इंटू 10⁻⁻7 मीटर था, ये था। तो इसको हमने क्या किया, इसको लिखा 1.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब ये जो 10⁻⁻6 है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइक्रोन। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे 1.3 माइक्रोन मेरा आंसर आया है, लेकिन 1.3 माइक्रोन मेरे पास ऑप्शंस में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस में कहीं पे भी 1.3 माइक्रोन आंसर
नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में 1.3 के आसपास जो आंसर होगा उसी आंसर को हम क्या मानेंगे? सही मानेंगे। उसी आंसर को क्या मानेंगे? सही मानेंगे। तो 1.3 के आसपास कौन सा आंसर है? 1.3 के आसपास है 1.24। देख लीजिए, ये आपका 1.24, ठीक है ना। सो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.3 माइक्रोन, ठीक है ना, 1.3 माइक्रोन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैल्यू एग्जैक्टली 1.24 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। कैसे आ गया ये देखिए, कैसे आ गया ये देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमने लेमडा का वैल्यू, ये जो 6500 दिया हुआ है, इसको हम अगर 6200 लेते हैं सपोज। अब आपको मैं बता रहा हूँ जो 6200 एंगस्ट्रम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6500 एंगस्ट्रम। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर लेमडा की वैल्यू उतना हो जाता तो डी इक्वल्स टू हम लिख सकते थे, डी इक्वल्स टू लिख सकते लेमडा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर जो 6500 है, इसके जगह पर 6200 रख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। इसके जगह पे 6200 रख के देखते हैं, क्योंकि आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में हो सकता है ऐसा कि आपको या तो अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल करेंगे, या फिर यहाँ पर अगर 6200 हो सकता है कि क्वेश्चन में ही आपको ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है यही हो सकता है 6200 एंगस्ट्रम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। नेट पे सर्च करेंगे तो शायद मिल भी जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर अगर 6200 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12400 इंटू 10⁻⁻10, इतना हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज 1.24 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 1.26, यानी कि 1.24 माइक्रोन, ठीक है। तो वैल्यू अगर हम अलग अलग लेंगे ना तो हमारा आंसर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रम इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट, ठीक है ना, इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा स्लिट पे इंसिडेंट हो रहा है जिस स्लिट की विड्थ कितनी है? 0.2 मिलीमीटर है, यानी कि ये जो है आपका डी हो गया, और ये जो हो गया आपका एंगस्ट्रम, ये हो गया लेमडा। यानी कि लेमडा हमारे पास गिवन है कितना? 6328 एंगस्ट्रम, ये लेमडा है, और डी की वैल्यू गिवन है 0.2 मिलीमीटर। हमसे क्या पूछा है? द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी। हमसे पूछा है कि द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता था? सबसे पहली बात यह है, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा हम क्या यूज करते थे? याद करिए, हम यूज करते थे, ठीक है ना, हम यूज करते थे डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा। ये किसके लिए था? ठीक है ना, ये किसके लिए था? अब ये जो साइन थीटा होती है, ये जो साइन थीटा होती है, अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा हो सकता है, क्योंकि देख लो यहां पर देखिए जो भी थीटा की वैल्यू आई है वो काफी छोटा है, देख लीजिए काफी छोटा है, काफी छोटा है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेंट्रल मैक्सिमा का ये फॉर्मूला होता ही नहीं था। ये यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कौन सा फॉर्मूला होता था? 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा, ऐसा कुछ होता था, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं
टू लेमडा बाई डी ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था सेंट्रल मैक्सिमा का। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए सेंट्रल मैक्सिमा के लिए सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 इंटू, आप कह लो इसको कि साइन थीटा, ऐसा कह लो। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है उसे हम लेमडा बाई डी लिख सकते हैं। तो 2 लेमडा बाई डी, ठीक है ना, 2 लेमडा बाई डी। तो 2 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी है 6328 एंगस्ट्रम, और डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू है 0.36, सॉरी 0.2, इसकी वैल्यू है 0.2, इसकी वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू है 0.2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि 2 इंटू 8 ये हो गया 16, ठीक है। 2 इंटू 8 मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 8 जा 16, एंड या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये जो 2 है ना इसको पॉइंट हटा लो, ऊपर एक 10 आ जाएगा, इस 2 ने इस 2 को मार दिया, यानी कुल हमारे पास कुल मिलाकर आ गया 63280, इतना आ गया 63280। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये 6 गलत है, हाँ 63280 इतना एंगस्ट्रम आ गया। तो एंगस्ट्रम को भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रम को हम लिख सकते हैं 10 का पावर -10। इसका मतलब हो गया 63280 इंटू 10 टू द पावर -10, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे में जो वैल्यू है, नीचे में जो वैल्यू है हमारे पास, ये इसका जो वैल्यू था वो किस में था, मिलीमीटर में है। तो यहां पर 10 का पावर -4 आ जाएगा, क्योंकि जैसे डी है, डी जो है वो 0.2 मिलीमीटर है। तो 0.2 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये एंगस्ट्रम का तो बताया ही मैंने, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -4 से डिवाइड कर देंगे, इसको कट जाएगा ये, तो ऊपर हो जाएगा 10 का पावर -6, है ना। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 63280 इंटू 10 टू द पावर -6, इतना हो जाएगा रेडियन। इतना क्या हो जाएगा, रेडियन। तो इतना रेडियन को हम कितना लिख सकते हैं, इतना रेडियन को हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सॉल्व करके अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि आंसर जो है हमारा ऑप्शंस में, हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है आपका वैल्यू थीटा का वैल्यू, ये इतना रेडियन है, तो हमें आना चाहिए रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि देखो गड़बड़ इसलिए लग रहा है कि अब जैसे इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 6328 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन, इतना आ गया, ठीक है ना। तो रेडियन और डिग्री का क्या रिलेशन है, रेडियन और डिग्री का क्या रिलेशन है, अगर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, तो रिलेशन और डिग्री का जो मेजर है वो 1 रेडियन जो होता है 57 के डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री के बराबर होता है। तो जब आप इसको डिग्री में चेंज करोगे ना, तो डिग्री में चेंज करोगे तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा आपका, है ना। तो क्योंकि इसको आप चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज है, जैसे आप ये भी सोच सकते हो कि सर 1 रेडियन कैसे होता है 57 डिग्री। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो वैल्यूज होती है, जैसे कैसे होता है, 1 मिनट, हाँ
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वैल्यूज होती है हमारे पास, एक्चुअल में जो 1 रेडियन होता है, मतलब पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, तो 180 बाई पाई डिग्री के बराबर होगा। तो 180 बाई पाई को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर दोगे, तो इसको जब कट करोगे, देखो अगर ये 3 होता नीचे तो एग्जैक्टली 60 डिग्री हो जाता, लेकिन 3 से थोड़ा ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 57 डिग्री ऐसा कुछ आएगा। इसलिए 1 रेडियन जो होगा वो 57 डिग्री के बराबर होगा। फिर आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू लिखे हैं हम, कितना लिखे हैं, 6.3, सॉरी ये आपका ऐसे है ना, 6328 6328 इतना है, इंटू 10⁻⁻5। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.328 या 0.6328 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 0.06328 इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब ये क्या है, इतना आपका रेडियन में आंसर है, इतना क्या है, रेडियन में आंसर है। तो जब इसको डिग्री में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.06328 इंटू 57, इतना डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, इतना डिग्री हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो गया 0.362। तो हमें देखो यहाँ पर जो वैल्यूज हमें याद रखना है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है कि 2 sin थीटा होता है, और इसमें से जो sin थीटा होती है उसकी वैल्यू हम λ/d लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए 2 λ/d, ये फॉर्मूला होता है सेंट्रल मैक्सिमा का। अगर एंगुलर विड्थ की बात की जा रही है सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला होता है किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, इसकी फॉर्मूला होती है 2 λ/d, ये याद रखना है। और इस क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये, एकदम थ्योरी बेस्ड है, देख के टिक करने वाला क्वेश्चन है। द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड। एकदम डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे सवाल में हमें टाइम नहीं लगना चाहिए। द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, लाइट बीम को बेंडिंग करने वाली जो फेनोमेनन होती है कॉर्नर से, तो इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट, द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड। यहां पर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो, तो क्वेश्चन से पता चलेगा आपको कि ज्योमेट्रिकल शैडो का पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो। तो यहां पर इस घटना को भी क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में आप देखो सेंटेंस को चेंज कर दिया जाए। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, यहां पर बोला है बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, यहां पर बोला है बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स, और इसमें बोला है पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। सेंटेंस सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा देख के लगता है कि इसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये भी क्या है, डिफ्रैक्शन ही है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ काम नहीं करना है। ऐसे सवालों में हम सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है बस। ये क्वेश्चन अच्छा है, अ स्लिट ऑफ साइज 0.15 सेंटीमीटर
A slit of side 0.15 centimeter is placed at 2.1 meter from a screen. तो इस क्वेश्चन में देखिए ये जो है स्लिट का साइज, ठीक है ना, ये जो स्लिट का साइज है वो कैसे है। इसे स्लिट का साइज को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्मॉल डी। और ये जो 2.1 मीटर है ये क्या बोल रहा है, इज प्लेस्ड एट दिस मच डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन। तो स्क्रीन से ये दूरी है स्लिट की, यानी ये कैपिटल डी है। तो कैपिटल डी की वैल्यू कितना है 2.1 मीटर और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 0.15 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0015 मीटर। मैंने सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ठीक है। वेवलेंथ दे रखा है इतना, है ना, इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ देखना है हमें, लेमडा की वैल्यू दे रखा है कितना 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है ना। बोल रहा है कि द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होगी उसकी विड्थ कितनी होगी। इसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसमें भी वही पूछा था, एंगुलर विड्थ पूछा था। इसमें क्या पूछा था, एंगुलर विड्थ पूछा था सेंट्रल मैक्सिमा का, ठीक है। उसके पहले और क्या पूछा है ना। तो अलग अलग सवाल था। तो इसमें यहां पर देखिए हमें यहां पर निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ। तो यहां पर देखिए सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है इस सवाल में, ये क्या है, स्लिट है, स्लिट का साइज दिया हुआ है, मतलब स्मॉल डी, कैपिटल डी और लेमडा दिया हुआ है। तो डी, कैपिटल डी एंड लेमडा, इन तीनों में जो रिलेशन होता है सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ के लिए, वो फॉर्मूला होता है, मतलब ऐसा होता है फॉर्मूला, विड्थ ऑफ सीएम, सीएम मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, इसका फॉर्मूला होता है 2 × लेमडा × डी और बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो हमें 2 पता है, लेमडा पता है, डी पता है, स्मॉल डी पता है, सब पता है, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा 2 × 5 × 10⁻⁷, ये लेमडा का वैल्यू हो गया। डी का वैल्यू है 2.1 मीटर, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल डी है आपका 0.0015 मीटर। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 × 5 × 10⁻⁷, और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁴, ऐसा लिख सकते हैं। ये 10⁻⁴, ये 10⁻⁷, खत्म हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 1 3 3 4 12, मतलब ये आ गया आपका 14 × 10⁻⁴, इतना मीटर है। आंसर है क्या 14 × 10⁻⁴। तो 14 × 10⁻⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इतना मीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.4 मिलीमीटर, 1.4 मिलीमीटर। यहां पर देखिए यूनिट कन्वर्जन में इसके प्रीवियस सवालों में मैंने कुछ गलती किया है क्या, देख लेता हूं एक बार, शायद कहीं पे भी तो मैंने मिलीमीटर में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें याद रखना है ये चीज आप याद रख लेना, ये आप याद रखना, कौन सा, कि हमें याद रखना है कि 1 मिलीमीटर इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर, ठीक है ना, ये होती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद इसके पहले ऐसा बताया आपको 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर। अगर ऐसा बताया तो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है ना।
1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 मीटर, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो यहां पर जो वैल्यू आ गया 1.4 मिलीमीटर, 1.4 मिलीमीटर, तो 1.4 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल्स पे जो भी सवाल आ रहे हैं वो सब फॉर्मूला बेस्ड हैं, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर से ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिफ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाई अ डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डिफ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाई, a diffraction is obtained by using beam of red light. What will happen? The red light is replaced by the blue light. मतलब कि सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक जो डिफ्रैक्शन है वो रेड लाइट से एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना। अ डिफ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय रेड लाइट। अगर उसको रेड लाइट को अगर हम ब्लू लाइट में कन्वर्ट कर दें, रेड लाइट को अगर हम ब्लू लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है बैंड्स विल नॉट चेंज, है ना, बैंड्स विल नैरोवर, नॉट चेंज नहीं है, बैंड्स विल नैरोवर एंड क्राउड फुल टुगेदर, क्राउड फुल टुगेदर। दूसरा ऑप्शन है बैंड्स बिकम ब्रॉडर, मतलब चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। नैरोवर का मतलब होता है पतला हो जाना, जैसे अभी इतनी विड्थ है बैंड का और अब इतनी हो गई, तो यहां से यहां आया तो इसको बोलते हैं नैरो, इसको हम क्या बोलेंगे? NARROW, नैरोवर। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो हम लिखेंगे 2 इज नैरोवर देन 1, 2 इज नैरोवर देन 1। तो यहां पर बैंड्स विल नैरोवर एंड क्राउड फुल टुगेदर। दूसरा ऑप्शन है बैंड्स विल ब्रॉडर, मतलब बैंड्स चौड़ा हो जाएगा, एंड फर्दर अपार्ट, नो चेंज विल टेक प्लेस एंड बैंड्स डिसअपियर, है ना। तो यहां पर अगर आपने ब्लू लाइट को रेड लाइट से यूज किया, मतलब सॉरी रेड लाइट को अगर ब्लू लाइट से कन्वर्ट करिए, तो रेड लाइट से हम जा रहे हैं किसमें? ब्लू लाइट में। रेड लाइट से किसमें जा रहे हैं? ब्लू लाइट में। तो यहां पर जो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, जो फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला होता है, तो फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला होता है d लैम्डा बाई d, ये बेसिक फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का, ठीक है ना। तो इसकी जो लैम्डा होगी किसकी, तो यहां पर जो ब्लू लाइट है उसकी लैम्डा और जो रेड लाइट है उसकी लैम्डा क्या होगी, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में ये जो d है ये कांस्टेंट है और ये भी d है कांस्टेंट है। ये d क्या है? स्लिट का डिस्टेंस, और ये d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें लाइट को चेंज करना है। तो लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू, यानी कि ब्लू कलर का लैम्डा कम हो गया, यानी विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी विड्थ क्या हो जाएगी? नैरोवर हो जाएगी, एंड क्राउड विल फुल टुगेदर। हेंस ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना।
एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पूछा है अब इसमें। What will be the angle of diffraction for the first minimum due to Fraunhofer diffraction with source light, है ना, with source of light wave, with source of light of wavelength 550 नैनोमीटर। अब यहां पर थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया। अब लेमडा जो गिवन है वो कितना गिवन है, 550 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है भाई, नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं 550 इंटू 10⁻⁻⁹। जैसे एंगस्ट्रम होता है उसी तरह से नैनोमीटर होता है। तो ये तो आपका लेमडा हो गया। विड्थ दे रखा है, यहां पर विड्थ गिवन है, ये आपका हो गया स्मॉल डी की वैल्यू। तो स्मॉल डी की वैल्यू दे रखा कितना, 0.55 मिलीमीटर। तो 0.55 मिलीमीटर को लिख सकते हैं 0.55 इंटू 10⁻³ मीटर। हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अगर हमने स्लिट ऐसे रखा है तो मान लेते हैं कि यहाँ से रे ऑफ लाइट हम ऐसे भेज रहे हैं और ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ये स्क्रीन है, ये आपका क्या है, स्क्रीन है। तो डिफ्रैक्शन तो यहाँ पे हमें मिलेगा, तो कितनी एंगल से मिलेगा, मतलब ये वाला थीटा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डिफ्रैक्शन के लिए याद करिए कि जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, आप इसमें फ्रॉनहोफर देख कर डरना मत, ठीक है ना। आप सिर्फ ये सोचो कि जो डिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, डी साइन थीटा इक्वल्स टू होता है n इंटू लेमडा, ये होता है n इंटू लेमडा, ठीक है ना। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रख दोगे, तो n की वैल्यू 1 रख दोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा d बाई लेमडा, ये आ जाएगा। तो हमें d पता है, यस, हमें लेमडा पता है, यस, वैल्यू रख देंगे तो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 550 इंटू 10⁻⁹ और लेमडा की वैल्यू है 0.55 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है ना, ये आपका वैल्यू है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम इसको वैल्यू को। तो ये जो 10⁻³ है इससे कट कर देंगे तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा। ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 00 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 00 आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो। तो यहाँ पर ये देखो, ये 55 और ये 50, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये आ गया 10⁻⁻6 और इंटू 10⁻+3, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो इसमें बच गया, तो 10⁻3। तो कुल मिलाकर ये हो गया 10⁻3, ठीक है ना, ये हो गया 10⁻3। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 10⁻3, यानी कि जो साइन थीटा है ये आपका है 10⁻3 इतना रेडियन, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। जो भी रेडियन नहीं बोल सकते इसको, साइन थीटा का ये तो वैल्यू है ना, ये तो वैल्यू है, तो इसको अभी रेडियन नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेरा साइन थीटा का वैल्यू आया है ये बहुत छोटा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.001 आया, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। तो मैंने याद करी, मैंने बताया था कि अगर साइन थीटा, इफ साइन थीटा इज वेरी लेस, या फिर ऐसा, इफ थीटा इज वेरी लेस, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ऐसे, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल या थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होता है देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वही थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो 0.001 और इतना क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, बोल रहा है कि एंगुलर विड्थ बीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन ए सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड अपॉन। इनमें से किसके ऊपर जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो डिपेंड नहीं करता है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड सोर्स, इस पे डिपेंड करता है क्या? वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, इस पे करता है क्या? विड्थ ऑफ द स्लिट पे यूज करता है क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड, उस पे करता है क्या? ठीक है ना। तो क्वेश्चन है एंगुलर विड्थ बीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन ए सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? तो बीटा का जो फॉर्मूला होता है, बीटा का जो फॉर्मूला होता है, तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो बीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, बीटा की वैल्यू 2 इंटू लेमडा बाई डी, हमने पढ़ा था अभी ये, ठीक है ना। बीटा की वैल्यू होती है 2 इंटू लेमडा बाई डी, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि लेमडा पे, इस पे तो डिपेंड कर रहा है, विड्थ ऑफ द स्लिट इस पे भी डिपेंड कर रहा है, लेमडा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट अगर लेमडा पे डिपेंड कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जो लेमडा होती है ना और जो फ्रीक्वेंसी होती है दोनों एक दूसरे से आप ऐसा कर सकते हैं रिलेटेड होते हैं। जैसे v बराबर क्या होता है, एफ इंटू लेमडा होता है, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल्स टू वी बाई लेमडा। तो अगर लेमडा पे डिपेंड करेगी तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगी, तो किस पे डिपेंड नहीं करती है? तो जो पहला ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स यानी कि कैपिटल डी, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी कैपिटल डी नहीं है। तो कैपिटल डी नहीं है तो इन तीनों पे डिपेंड करेगी और फर्स्ट वाले पे डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि इसको आप खुद ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसका आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, आपको वैल्यू निकालना है, आंसर भी मैं बता दूंगा लेकिन आपको सॉल्व खुद करना है। क्वेश्चन है अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 मिलीमीटर इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। ठीक है ना। तो ये है आपका 500 नैनोमीटर वेवलेंथ गिवन है, यानी कि लेमडा है, और ये आपका स्लिट का विड्थ दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, स्मॉल डी है, ये क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है ना। द ऑब्जर्विंग स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 80 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है वो कैपिटल डी है। तो आपको निकालना है विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस। इसका मैं बस आंसर बता दे रहा हूं, सॉल्व आपको खुद करना है। इसका आंसर है 2 मिलीमीटर। कैसे सॉल्व होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, वो आप सोचो। इस टाइप का मैंने पहले आपको करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ना ही इसका आंसर बताऊंगा और ना ही आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा। आप खुद पढ़ो और खुद समझो। येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाई एक्सरे, रिप्लेसमेंट का मैंने केस कराया आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने रिप्लेसमेंट का कराया है, ये कहाँ गया, ये देखो रिप्लेसमेंट का। इसमें जो रेड लाइट था ये ब्लू लाइट के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है ना, रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। तो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। यहाँ पे देखिए बीम ऑफ रेड लाइट इंसिडेंट किया है और इसको ब्लू लाइट से रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस बाय ब्लू लाइट। तो आप देख लीजिए इसमें, तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है आपका रिप्लेसमेंट का कैसे, है ना। येलो लाइट इज यूज्ड इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है ना, एक्सपेरिमेंट विथ 0.6 मिलीमीटर, ठीक है ना। मतलब इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सभी क्वेश्चन डिफ्रैक्शन के ऊपर है,
तो ये आप देख लो, इसमें से येलो लाइट को एक्सरे के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, देन पैटर्न विल रिवील, ठीक है ना। तो पैटर्न क्या रिवील करेगा ये आपको खुद ही सोचना है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर में अभी तक देखो, अभी तक मैंने आपको दो चीज बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। एक मैंने आपको इंटरफ्रेंस पढ़ा दिया, ठीक है ना, आप सिलेबस में मैच करके आप टिक कर लेना। एक इंटरफ्रेंस मैंने पढ़ा दिया, दूसरा मैंने पढ़ा दिया डाइफ्रैक्शन, ठीक है, दूसरा मैंने पढ़ा दिया डाइफ्रैक्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि लेंस के ऊपर एक लेक्चर लूंगा, क्योंकि लेंस के ऊपर लेक्चर लूंगा तो ही आपको इसके बाद अब हमें इसमें जो सिलेबस हमें समझना है, अब जो हमें सिलेबस समझना है, एक बार मैं थोड़ा सा सिलेबस पे चलते हैं, सिलेबस पे बात करते हैं। सिलेबस हमें जो समझना है ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या आपको पढ़ा दिया है और क्या नहीं बताया। देखो यहाँ पर जो ऑप्टिक्स है इसमें इंटरफ्रेंस है, ये आपका पूरा हो गया। डाइफ्रैक्शन है, ये भी आपका पूरा हो गया। अगले क्लास में हम पोलराइजेशन पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद एसोसिएटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पोलराइजेशन मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। पोलराइजेशन के बाद हम लेंस बताएंगे आपको। लेंस पे सवाल पूछा जाता है, तो लेंस मैंने नहीं बताया, तो लेंस पे 1 या 2 लेक्चर लेंस पे जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम एसोसिएटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, ये सब जो है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सिलेबस का केयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट डन है, 4-5 क्लास और लगेंगे, उसमें ऑप्टिक्स डन हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे पोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 हम देखेंगे चैप्टर को और कैसे अरेंज किया जा सकता है। और इस चैप्टर में अगर आपको डिफिकल्टीज थोड़ी बहुत भी आ रही है तो उस डिफिकल्टीज के लिए बस मैं यही बोलूँगा कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेव्स, साउंड वेव्स का है ना, अगर है आपके पास तो एसएचएम आप एक बार देख लो। एसएचएम अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं बाद में आपको कभी मैं बता दूंगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो पहले से तो नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंटरफ्रेंस डन, डिफ्रैक्शन डन, इंटरफ्रेंस पे क्वेश्चन डन, डिफ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन डन। तो थ्योरी एंड प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों ही हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और ऑप्टिक्स जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें मैं बेसिक भी आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होगा उसको हम बाद में बात कर लेंगे, कभी डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।